तो देखो यार, संबंध एवं फलन ये चल रहा है अपना चैप्टर, और इसकी बाकी सारी प्रश्नावली हम कर चुके हैं, बस विविध प्रश्नावली रहती है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है विविध प्रश्नावली के पहले 6 प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों को मैं आपको बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना। और इसका नोट्स जो है PDF नोट्स वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 11 हिंदी मीडियम अकेडमी सर्च करना वहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि संबंध F है कुछ जो यहाँ पे परिभाषित है, संबंध G है कुछ जो यहाँ पे परिभाषित है। अब हमसे ये पूछा गया है कि दर्शाओ कि क्यों जो F है, यानी जो संबंध F है वो एक फलन भी है, जबकि जो संबंध G है वो फलन नहीं है। तो इसको समझने के लिए याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फलन समुच्चय A से समुच्चय B में डिफाइंड हो, ठीक है, तो ए का जितने भी एलिमेंट है, पहली बात तो सबका प्रतिबिंब होना चाहिए बी में, और ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज़्यादा प्रतिबिंब हो। मान लो जैसे कि इसके अगर मान लो एक से ज़्यादा प्रतिबिंब हो गए तो ये फलन नहीं होगा। अगर यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, सबका एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है, तो हम बोलेंगे कि वो संबंध फलन भी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ पहले संबंध एफ एक्स की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एफ एक्स की दो अलग अलग परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है कि भाई एफ एक्स बराबर आएगा एक्स स्क्वायर के, और दूसरी है 3x के। कैसे डिसाइड हो रहा है कि कब आपको एक्स स्क्वायर लेना है, कब आपको 3x लेना है एफ एक्स के बराबर, वो डिसाइड हो रहा है यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है इनसे। कंडीशन क्या है कि अगर x 0 से बड़ा या बराबर है और 3 से छोटा या बराबर है तो आप एक्स स्क्वायर लोगे, और अगर इस रेंज में आता है x तो आप 3x लोगे। मतलब क्या कि एफ एक्स की यहाँ पे आपको, ठीक है, अलग अलग परिभाषाएं मिल रही हैं, डिपेंड करता है कि x क्या है ना। जैसे कि ये परिभाषा आपको कब मिल रही है, फिर से मैं लिखता हूँ, जब x बड़ा या बराबर है 0 के और छोटा या बराबर है 3 के। लेकिन यही एफ ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर आ जाता है x के 3 गुने के जब x बड़ा या बराबर है 3 के और छोटा या बराबर है 10 के। तो हम कैसे पता करें यहाँ पे कि ये जो f है ये फंक्शन है कि नहीं। देखो यार, बात फंस कहाँ पे रही है वो देखो। अगर आप ध्यान से देखो और आप नज़र घुमाओ 3 के ऊपर, तो आपको एक अजीब सी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि भाई 3 तो यहाँ पर भी है, मतलब जब x बराबर 3 लोगे तो ये भी आएगा, लेकिन 3 यहाँ पर भी है, यानी कि f बराबर 3 पे ये भी आएगा। तो कह सकते हैं हम कि यार ये तो थोड़ा अजीब बात हो गई कि x बराबर 3 पर f की दोनों परिभाषाएं ही लेनी पड़ेंगी, यानी कि x बराबर 3 पर f ऑफ x जो होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर भी होगा, और ठीक है, और इसी पर जो f ऑफ x होगा वो 3x के बराबर भी होगा। अब यहाँ पे हमें 3 पे तो कम से कम चेक करना बनता है कि जब मैं 3 पुट करूँगा, देखो 3 यहाँ पर भी पुट होगा, यहाँ पर भी पुट होगा, तो क्या 3 के अलग अलग प्रतिबिंब आएंगे या एक जैसा आएगा, है ना। पहले इतना देख लेते हैं। तो अगर मैं 3 पे चेक करूँ तो यानी x की जगह 3 पुट करना है, तो 3 एक्स स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 3 गुणा में 3 यानी कि फिर से 9 ही मिलता है, बच गए, मतलब अलग अलग प्रतिबिंब नहीं आए। तो ये फलन है। क्यों? क्योंकि जब हम, देखो ध्यान से देखना, और बाकी जगह पे चेक क्यों नहीं किया वो भी समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मन में होगा। जब हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें 9 मिल रहा है। चाहे आप यहाँ पे पुट करो चाहे यहाँ पे पुट करो, अलग अलग चीज़ें नहीं मिल रही। ऐसा होता है कि यहाँ पे 9 मिलता और यहाँ पे कुछ और मिल जाता, तो हम कहते हैं दो अलग अलग प्रतिबिंब आ गए। तो ये फलन तो है। अब आप कहोगे आपने सिर्फ 3 पे ही तो चेक किया, आपको बाकी चीज़ों पे भी तो चेक करना चाहिए, वहाँ चेक करो ना, यहाँ से सिर्फ चेक करने से कैसे पता लग गया। देखो बाकी जगह चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आप 3 को हटा दो, 3 से छोटा कुछ भी लो और 0 तक, यानी 0 इंक्लूड कर लो, तो यार यहाँ पर तो एक ही परिभाषा है एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर आप 3 से बड़ा कुछ ले रहे हो, फिर से 3 हटा दो, तो फिर से एक ही परिभाषा है 3x। मतलब क्या है कि 3 से छोटी कोई भी वैल्यू लो x की तो आपको दो अलग अलग प्रतिबिंब मिलेंगे नहीं, ये तो पहले से ही क्लियर है। क्यों? क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू लेने पे सिर्फ एक ही परिभाषा आ रही है एक्स स्क्वायर, और 3 से छोटा कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर तो कोई एक ही नंबर होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई
ऐसा आप पुट कर दोगे जिसका अकेले का स्क्वायर दो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं? नहीं। तो मतलब बाकी चीज़ों तो चेक करने की जरूरत है नहीं, उन पे तो एक बार पुट करोगे तो एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है और सब पे मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई भी नंबर लोगे उसका स्क्वायर तो डिफाइंड है ना, कोई भी नंबर लोगे यहाँ पे तो उसका 3 गुना तो डिफाइंड है ना, प्रतिबिंब मिलेगा और एक ही मिलेगा एक पे। बस 3 पे हमें डाउट था क्योंकि 3 दोनों जगह था, तो हमने 3 चेक कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है f जो है एक फलन है, f एक फलन है क्योंकि क्योंकि सभी x की एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है। समझ में आ गई बात? चलो नया पेज लेते हैं, अब g की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो तो g एक संबंध है, अब ये फलन है कि नहीं, ठीक है, ये हमें तय करना है। तो देखो यार, इसके भी दो अलग अलग परिभाषाएं हैं, यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, तो इसको भी वैसे ही चेक करेंगे कि भाई दो पे बात फंस रही है। दो पे देखो यहाँ पर दो दोनों जगह है, मतलब दो पे ये वाली परिभाषा भी लेनी पड़ेगी और ये वाली भी परिभाषा लेनी पड़ेगी। मैं सीधा यहाँ पे उतार ले रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे बोलेंगे जी के लिए, यानी संबंध जी के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फिर से जी एक्स की दो दो परिभाषाएं निकल के आ रही हैं। जी एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर भी आ रहा है और जो जी एक्स है ये 3x के बराबर भी दिख रहा है, ठीक है ना। फिर से देख लो, वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर 3x, है ना। अब दो पे जरा एक बार चेक करके देख लो, जी यहाँ पे हमने अंदर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, यानी 2 का प्रतिबिंब 4 मिल गया। लेकिन फिर से यहाँ पे 2 रखा तो 2 का ही प्रतिबिंब 3 दूनी कितना होता है, 6 मिल गया। तो मतलब कि जब आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो तो एक बार तो प्रतिबिंब आपको 4 मिल रहा है, एक बार प्रतिबिंब 6 मिल रहा है, जो कि एक ही x के दो अलग अलग प्रतिबिंब हो गए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे x बराबर 2 के दो अलग अलग प्रतिबिंब हैं या फिर एक से अधिक प्रतिबिंब है, इसलिए जी फलन नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि x बराबर 2 पर दो अलग अलग प्रतिबिंब हैं, अतः जी फलन नहीं है। ठीक है ना, ये जी लिखा है थोड़ा खतरनाक सा बन गया, समझ जाना आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। देखो यार, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, याद रहे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है कि आप जो भी पुट करोगे ये उसका स्क्वायर देगा, है ना। तो हमें जो मान ज्ञात करना है वो किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है कि एफ के अंदर अगर 1.1 पुट कर दिया जाए, ये है ना, फिर माइनस में क्या एफ ऑफ 1 है, फिर डिवाइड में क्या है 1.1 माइनस 1 है। तो यार अब मुझे बताओ कि अगर मैं x पुट करता हूँ तो ये x का स्क्वायर देता है, तो यहाँ पे सिर्फ इतने को देखो, यहाँ पे f के अंदर 1.1 पुट किया गया है ना, 1.1, यानी कि 1.1 का स्क्वायर देगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 है, यानी f के अंदर 1 पुट करोगे तो ये 1 का स्क्वायर देगा, तो ये -1 स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई। ठीक है, नीचे तो यार f नहीं है, यहाँ f नहीं है, कहीं इसको पुट करने लग जाओ, यहाँ पर सीधा माइनस करना है आपको। 1.1 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 0.1। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे तो 0.1 बचेगा। अब यार चलो मैं इधर कर देता हूँ, जगह नहीं है तो। अब आप देखो, इसको a मानो इसको b मानो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी होता है, यानी कि एक बार 1.1 प्लस 1 हो जाएगा और एक बार 1.1 माइनस 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है 0.1। ठीक, तो यहाँ से अब फाइनली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.1। ठीक है, क्योंकि इससे तो ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं घटा के लिखूँ, देखो 1.1 में से 1 घटाओगे तो ये 0.1 ही तो मिलेगा, है ना। तो यानी इससे ये कट गया और इन दोनों को जोड़ोगे 1.1 और 1 तो 2.1 आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। चलिए अगला जो है, ठीक है, प्रश्न संख्या 3, जिसमें फलन एफ ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है, हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसे भिन्न के रूप में दिया गया हो जहाँ पे अंश और हर हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई अंश में कोई दिक्कत ना हो जाए, फंक्शन को दिक्कत हो जाए, हर में ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो एक कंडीशन तो ज़रूर लगानी है कि भाई जो हर होता है, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है, वो 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 0 हो जाएगा तो फंक्शन को दिक्कत हो जाएगी, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड होता है।
तो यानी कि नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर अंडर रूट वगैरह होता तो हम ऊपर के बारे में सोचते हैं, बट ऊपर तो सब कुछ सिंपली लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी एक्सपुट करो, यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, कभी कुछ मना नहीं करेगा फंक्शन। लेकिन फंक्शन बोलेगा यार नीचे ना कुछ ऐसा मत पुट कर देना जो मुझे जीरो बना दे, मतलब डिनोमिनेटर को जो जीरो बना दे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर जीरो बन जाएगा तो फंक्शन को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको समझाया था, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रांत के लिए अगर हमें प्रांत चेक करना है तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक है, अब आपको देखो ये सब सॉल्व करना आपने कक्षा 10 में ही सीख लिया था। आपको क्या करना है, 12 यहाँ पे कुछ है तो एक समझो, 12 गुणा 1 12, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हों गुणा करके 12 आए और जोड़ के कितना आ जाए 8। ठीक है, माइनस का 8 तो एक्स स्क्वायर वो होता है माइनस 6x माइनस 2x। ठीक है, तो ये सब आपको आता होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ समझा नहीं रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें आप क्लास 10th में सीख के आए हो, नहीं आए हो तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2, ये जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। तो यानी कि यहाँ से अलग अलग लिखें तो x बराबर 6 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और x माइनस 2 भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी जीरो के बराबर नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इनमें से एक भी जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यानी कि x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 6 के, माइनस 6 उधर ले जाओ, और x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 2 के। बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रांत है वो क्या होगा, प्रांत यानी कि जो डोमेन है यहाँ पर, है ना, इस तरह का क्वेश्चन हमने विविध उदाहरण में भी किया था। वो क्या हो जाएगा कि भाई कोई भी आप वास्तविक संख्या ले सकते हो सिवाय 6 और 2 के, क्योंकि 6 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, इन दोनों पे फंक्शन को दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में जो एक संबंध यानी फंक्शन है वो बराबर है वर्गमूल x माइनस 1 के। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये एक वास्तविक फलन है, यानी कि फंक्शन r टू r डिफाइंड है। वास्तविक फलन का मतलब क्या होता है, r टू r। ठीक है, इस फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वास्तविक फलन क्या होता है मैंने बताया था आपको, मतलब r टू r डिफाइंड हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, प्रांत के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई x क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे पहले प्रांत के लिए सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें इतना पता लग जाए कि भाई प्रांत क्या होगा। मैंने क्या बोला था याद करो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, कि भाई प्रांत का मतलब है कि वो x जो हम x को दे और रखे कोई दिक्कत ना हो, है ना, x खुशी खुशी उस x को एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे x क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, वो कैसे डिफाइंड होगा कि भाई फंक्शन को कहाँ पे दिक्कत है कहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन देखो ये अंडर रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, वर्गमूल के अंदर जो भी चीज़ आए वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव यानी ऋणात्मक आ गई तो फंक्शन को दिक्कत हो जाएगी, यानी ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी कि कब किसको कहाँ पे दिक्कत होती है कहाँ पे नहीं होती है, तभी आप प्रांत के बारे में ज़्यादा चीज़ें बता पाओगे। तो याद रख लेना, ठीक है। आज के बाद जब भी आप वर्गमूल वाला कोई भी फंक्शन देखो तो याद रखना वर्गमूल के अंदर जो भी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वर्गमूल के अंदर क्या है, x माइनस 1, सॉरी जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्या कि x माइनस 1 हमेशा या तो बड़ा हो जीरो से या बराबर हो, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। और प्रांत के लिए हमेशा हम चेक करते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यानी अभी ये x माइनस 1 के बारे में हमें पता लगा है, हमें x के बारे में पता करना होता है, ये भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो यानी कि दोनों तरफ 1 जोड़ दो, तो माइनस 1 प्लस 1 इधर खत्म और इधर 1 जुड़ गया, है ना, दोनों तरफ मैंने क्या किया 1 जोड़ दिया, तो माइनस 1 प्लस 1 गया, यानी यहाँ बचा x और 0 प्लस 1 यहाँ गया 1। जैसे ही हमें x पता लगा तो x के ही तो वो सभी मानों का समुच्चय प्रांत कहलाता है, जहाँ पे x को f(x) को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पता लगा मुझे कि यार x को जब भी मैं 1 से बड़ा या बराबर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, तो वही प्रांत बन जाएगा उसका समुच्चय, यानी वो सभी x ले लो जो 1 से बड़े या बराबर हैं। तो यानी प्रांत यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा या बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा 1, अब बड़ा या बराबर तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, वास्तविक है तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि भाई अनंत तक चले जाओ, अनंत कभी इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या था, ये तो प्रांत हुआ है ना। अब हमसे एक और चीज़ पूछी है, परिसर भी बताओ, परिसर यानी रेंज। तो परिसर के लिए हम देखते हैं y यानी f(x) की वैल्यू, है ना,
जैसे एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है अंडर रूट एक्स माइनस एक। एफ ऑफ एक्स को ही बोला जाता है वाई, यानी कि मुझे देखना है वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, है ना, याद रहे। प्रांत के लिए मुझे देखना होता है एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, परिसर के लिए मुझे देखना होता है वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ परिसर के लिए। अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं परिसर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो टीचर, ठीक है, जो भी सर आपकी कॉपी चेक करेंगे उन्हें लगेगा कि बच्चे ने स्ट्रक्चर तरीके से लिख रखा है, उन्हें चेक करने में आसानी होगी, ठीक है। और अगर उन्हें आसानी होगी तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखो, अब मुझे पहुंचना है वाई तक, लेकिन याद करो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप वाई तक या तो डायरेक्ट पहुंच जाओ, आप कुछ ऐसा पता हो इसके बारे में, लेकिन अगर डायरेक्ट आपके बारे में, आपको वाई के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा, तो एक बात याद रखना हमेशा कि भैया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो अपना x है वहाँ से शुरुआत करो और किसी तरह से ये पूरा क्रिएट कर दो, ठीक है। देखो पहली बात तो एक ये मुझे पता है कि अंडर रूट के अंदर कुछ भी होता है, याद रखना, यानी कि ये पूरा भी कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ये भी जीरो के बड़ा या बराबर रहता है, ठीक है। तो देखो यार, पहली बात हमें क्या पता है, जो हमें देखते हैं यहाँ से पता लग जाएगी वाई के बारे में, कि यार वाई कैसे मिल रहा है, अंडर रूट का आंसर जो भी आ रहा है वो वाई है। तो यार वाई हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा, एक कंडीशन तो मुझे ये पता है, ये तो आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि वाई कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कुछ भी पुट कर रहे हो, ठीक है, जो भी यहाँ पर डोमेन जो भी है वो कभी नेगेटिव नहीं देगा, अंडर रूट कभी नेगेटिव देता ही नहीं। तो यानी कि अगर ये करके वाई मिल रहा है तो वाई कभी नेगेटिव नहीं आएगा, एक तो कंडीशन ये पता है। यानी वाई जीरो से तो बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, कहाँ तक, ये भी चेक करना है। तो उसके लिए आप ये पूरा क्रिएट करोगे, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। मैं बोल सकता हूँ कि यार एक्स जो है अपना, एक्स जो है अपना वो बड़ा या बराबर है एक के। आप कहोगे अरे यार अभी तो आप कह रहे हो परिसर के लिए हम वाई देखते हैं, फिर एक्स ले आया बीच में, इसलिए ले आया क्योंकि एक्स से मैं क्रिएट कर दूंगा ये पूरा, और जैसे ही मैं ये पूरा क्रिएट करूंगा उसको लिख दूंगा वाई, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहना। मुझे चाहिए क्या, क्या मुझे एक्स चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए एक्स माइनस वन। तो दोनों तरफ एक माइनस कर दो, दोनों तरफ एक माइनस करोगे, यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस वन और यहाँ बन जाएगा वन माइनस वन यानी जीरो, है ना। मैंने क्या किया, मैंने x माइनस वन कर दिया, वन माइनस वन कर दिया, x माइनस वन आपके सामने है, वन माइनस वन भी आपके सामने यानी जीरो होता है। अब क्या मुझे यही बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, नहीं, मुझे इसके सर पे चाहिए अंडर रूट, तो मैं दोनों तरफ ले लूँगा अंडर रूट। तो मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले सकता हूँ क्या यहाँ पे, हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना, x माइनस वन जीरो से बड़ा है ना, आप ले सकते हो अंडर रूट, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट ले लिया जीरो से बड़ा, ठीक है, जीरो का अंडर रूट जीरो होता है, हाँ नेगेटिव नंबर रहता है तो वहाँ पे अंडर रूट नहीं ले सकते हो आप, याद रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन हमें पता है यार ये जीरो से बड़ा या बराबर है, अंडर रूट ले सकते हैं, इधर भी अभी तो जीरो है, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं ले आता ऐसे, ठीक है। अब आपको जैसे ही पता लगा कि यार अरे ये तो बिल्कुल वही चीज़ बना दी जो यहाँ पे थी, और इसी को मैं वाई लिख सकता हूँ क्या, हाँ इसको ही मैं वाई लिख सकता हूँ, यानी कि जो वाई है, ठीक है, वो फिर से क्या आ रहा है, बड़ा या बराबर जीरो के। तो अब आप कहोगे दोनों से सेम ही आंसर आया, वाई जीरो के बड़ा या बराबर है, यहाँ पर भी वाई बड़ा या बराबर ही आ रहा है, फिर दोनों चेक करना जरूरी क्या, हाँ, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों कंडीशन एक जैसा रिजल्ट दें, लेकिन चेक दोनों को ही करना है, चेक आपको दोनों को ही करना है, ठीक है। अब दोनों कंबाइन करो, दोनों में एक ही बात निकल के आई है कि भाई जीरो से बड़ा या बराबर। अगर मैं इसको अगर ऐसे बना के दिखाऊं तो कहीं पे जीरो है, जीरो के बराबर है डार्क करो और बड़ा, यानी जीरो से अनंत तक, ठीक है। तो यानी कि अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि भाई जो वाई होगा अपना, ठीक है, वो इतना है, यानी कि जो परिसर होगा या रेंज होगा, ठीक है, परिसर, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो से बड़ा या बराबर, यानी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे विविध उदाहरण में हमने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों ने थोड़ा अलग अलग आंसर दिया था, ठीक है, बट अब यहाँ से दोनों सेम चीज़ आ रही है तो ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, मोड एक्स। अब यहाँ पे प्रांत और परिसर ज्ञात करना, और ये वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब समझते हो ना, कि जो फलन है वो R से R में परिभाषित है। तो प्रांत का मतलब क्या होता है कि कौन सा x यहाँ पे रख सकते हैं, कौन सा नहीं। ये फलन कहता है कि भाई कुछ भी रख दो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं अंडर रूट की तरह नखड़े नहीं लगाता कि मुझे कोई नेगेटिव नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए।
है ना। इसे कुछ भी दे दो यार, घास भूसा सब डाल दो, सब खा लेगा। तो मतलब क्या कि यहाँ पे प्रांत लिखना, ठीक है, आसान है भाई। यहाँ का प्रांत हो जाएगा वास्तविक संख्या, यानी कोई भी आर ले लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आर लिख दो, ठीक है। हाँ, परिसर में दिक्कत है, परिसर में थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, इतनी कुछ खास दिक्कत वहाँ भी नहीं है। खैर परिसर में देख लो, परिसर में यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता है परिसर के लिए, है ना। परिसर के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ, परिसर के लिए, ठीक है, तो देखो परिसर के लिए मैं क्या बोलूँगा कि यार एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स माइनस वन। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, वाई क्या है, मोड एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती, आर से आर ना होता, मान लो कहीं और से कहीं और होता, तो हम सोचते हैं एक्स क्या क्या हो सकता है, लेकिन एक्स तो कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यार जो मोड में वैल्यू आ गई कुछ भी, वो कभी नेगेटिव नहीं आता आंसर, आंसर तो हमेशा जीरो या उससे बड़ा ही आता है। मोड के अंदर आप कुछ भी रख रहे हो, आंसर जीरो या उससे बड़ा आ रहा है। और इसी को क्या बोल रहे हो, इसी को बोल रहे हो वाई, यानी वाई क्या है, जीरो या उससे बड़ा। वाई के ही सभी मानों का समुच्चय क्या कहलाता है, परिसर। तो यानी परिसर क्या हो जाएगा, सोचो, परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा जीरो या उससे बड़ा, यानी जीरो से अनंत, ठीक है। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 है कि एक फंक्शन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, याद रहे कि जो फंक्शन है यानी कि फलन है, इसमें देखो कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इसमें पहले लिखा हुआ है एक्स, फिर लगा है कॉमा, उसके बाद लिखा है एक्स स्क्वायर, और फिर लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके हर में, ठीक है। और एक्स क्या है, एक्स किसी भी वास्तविक संख्या में से, आर से आर में है वैसे भी, है ना। फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, आर से आर में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका परिसर निर्धारित करना है हमें। अब एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओ कि भाई इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब ये है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे ऐसे तो नहीं लिखा यहाँ पे, अरे वही लिखा है यार। ऐसे कोमा लगा के लिखने का मतलब यही होता है कि कोमा के पहले वाली वैल्यू आप पुट करोगे तो ये मिलेगा। मतलब कि अगर मैं इसी को अच्छे से लिखना चाहूँ तो अपना फंक्शन है कोमा के पहले वाली चीज़ पुट करो, ये कोमा के पहले वाली चीज़ में पुट होगी तो ये वाली चीज़ मिलेगी, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो, कह सकते हो, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि x पुट करने पे y मिलता है, x को पहले लिखते हैं y को कोमा के बाद, यानी ये वैल्यू y है। समझ में आया। तो यानी एफ ऑफ एक्स को ही y बोलते हैं, आप ऐसे भी देखोगे तब भी आपको यही नज़र आएगा। तो बस ये लिखने का तरीका थोड़ा बदल दिया है सेम चीज़, ठीक है। ये अब हमसे बोला क्या है, ध्यान रहे, ठीक है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है परिसर निकालो। अब परिसर कैसे निकाल सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर है इसके बारे में मुझे कुछ पता है क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबके बारे में एक बार सोचना बड़ा मुश्किल है यार। लेकिन क्या मैं एक्स स्क्वायर के बारे में जानता हूँ कुछ। एक्स अगर एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि एक्स यहाँ से आएगा वाई यहाँ से आएगा, एक्स अगर एक वास्तविक संख्या है तो किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर जो भी है वो बड़ा या बराबर ही है जीरो से। अब सोचो कि अगर मैं इसी एक्स स्क्वायर में एक और जोड़ दूँ, ठीक है, तो पक्की बात है कि ये बड़ा या बराबर होगा एक से। क्लियर आ रही है समझ में बात, ठीक। और यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये वाली चीज़ कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये पूरी चीज़। क्यों, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। नीचे वाली चीज़ भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मिनिमम जीरो हो सकता है, तो जीरो में एक जोड़ोगे तो 1 हो सकता है, नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। इन दोनों को देख के मुझे क्या पता लगता है, इन दोनों को देख के मुझे पता लगता है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इवन ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा या बराबर है, यानी कि ये 1 से बड़ा या बराबर है, ये चीज़ तो पॉजिटिव है। इसकी मिनिमम वैल्यू भी जीरो जा रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो डिवाइड बाई पॉजिटिव जीरो, यानी कि सबसे जो छोटी वैल्यू है इस चीज़ की वो जीरो हो सकती है। या तो फिर ये जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, बस
कहाँ तक, कहाँ तक, ठीक है, 1 तक, 1 के बराबर भी नहीं होगा। आप कहोगे ये 1 कैसे आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई कि मैंने 1 से छोटा क्यों लिख दिया, तो इसको आप ऐसे समझो, ये है अपना अंश, है ना, भिन्न का ये अंश है और ये हर है। आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है। अगर अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो भिन्न हमेशा 1 से छोटी ही रहेगी, ठीक है। अब ये बड़ा छोटा कैसे, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया कि भाई एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू ही 0 हो सकती है, जबकि जो हर है उसकी सबसे छोटी वैल्यू 1 हो सकती है। यानी कि अंश छोटा है, हर बड़ा है, पक्की बात है। आप कुछ भी रखो ना, आप 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला 1 हो जाएगा। आप 1 रखोगे तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो जाएगा। नीचे हमेशा बड़ा ही आएगा, एक ज़्यादा है ना, एक ज़्यादा है ना, हर यहाँ से भी देख सकते हो वही चीज़ लिखी हुई है, एक ज़्यादा है। और मुझे पता है कि अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है। आप चाहे रख के देख लो, अगर अंश 5 है, हर 6 है, इसको डिवाइड करोगे 1 से छोटा आएगा, 1 के बराबर भी नहीं होगा। अंश अगर 8 है और ये 9 है, तो भी 1 से छोटा ही रहेगा। मतलब जो भी है ये 1 से छोटा ही रहेगा, 1 के बराबर भी नहीं होगा। और क्या यही चीज़ हमें पता लग गया किससे बड़ी है और किससे छोटी है? क्या यही चीज़ अपनी y है? हाँ, यही चीज़ y है। तो क्या मैं इसकी जगह y लिख दूँ? हाँ। क्या y जहाँ से जहाँ तक जाएगा वही हमें परिसर बताता है? हाँ। तो परिसर क्या हो गया? मैंने कहा ना परिसर के लिए y देखते हो। परिसर क्या हो गया? 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, 1 के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ये तो पहले 6 प्रश्न, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।